नगरीय निकाय सामने है, 2023 के चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन पुरानी चूक राजनीतिक दलों को बेचैन कर रही है। यही वजह है कि इससे सबक लेकर बीजेपी और कांग्रेस निकाय और 23 की तैयारियों के लिए जुट गए हैं। धीमी गति से ही सही, पर्दे के पीछे खास रणनीति बनाई जा रही है। पहले बात करें बीजेपी की, तो पार्टी हर उस विधानसभा सीट पर अपनी कमजोरी को दुरुस्त कर रही है जहां पिछली बार हारी थी। मसलन उस क्षेत्र की प्रभावशाली शख्सियत से संपर्क करना, जातिगत समीकरणों को साधना और ऐसे व्यक्तियों को पार्टी से जोड़ना जो क्षेत्र में चुनाव जीतने या जिताने का मादा रखता हो। निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह का समर्थन लेना और उनके समर्थकों को पार्टी में शामिल करना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। संभव है बीजेपी आने वाले वक्त में उन्हें अपना उम्मीदवार भी बनाए। क्षेत्र के विकास की बात को लेकर वे सरकार के साथ जुड़े हैं, परंतु उनके साथ कई सैकड़ों की संख्या में पूर्व कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि कांग्रेस छोड़ चुके हैं, वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं। उनकी सदस्यता को लेकर एक तिथि तय हो रही है। आने वाले दिनों में वे सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे और माननीय राणा विक्रम सिंह जी विधायक सुसनेर सरकार के साथ अपना समर्थन देंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी पुरानी खामियों पर काम शुरू कर दिया है। अपने मजबूत गढ़ रहे विंध्य में कमबैक करने कमलनाथ कोशिशों में जुट गए हैं। 2018 में कांग्रेस को इस अंचल से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन नतीजे इसके उलट आए। 30 सीटों में से मात्र 6 सीटें ही कांग्रेस को मिली थी, जहां तक कि दिग्गज नेता अजय सिंह को भी हार का मुंह देखना पड़ा था, जबकि कांग्रेस ने इस क्षेत्र के वोटर्स को लुभाने यात्रा भी निकाली थी। जमीन मजबूत है, लेकिन पिछले चुनाव में हमारी सीटें वहाँ कम आई और मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार जाने की एक वजह ये भी रही। अगर विंध्य में हमको सपोर्ट मिल जाता तो ये सरकार कभी जाती नहीं, हमारे पास सफिशिएंट नंबर होते। और दूसरा, कांग्रेस ने हमेशा से विंध्य को इम्पोर्टेंस दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरी तरह से नेगलेक्ट किया। विंध्य की मांग कर रहे हैं, ये इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। देखो, कांग्रेस तो सब दूर तैयारी कर रही है, विंध्य में क्यों कर रही है। आज तैयारी का जोरदार आगाज कांग्रेस ने किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से तैयारी की बैठक हुई है। 5-7 थप्पड़ पड़े हैं, 20-25 गालियां पड़ी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। 1-2 कुर्सी टूटी हैं और कांग्रेस लग रहा है कि प्रचंड तैयारी शुरू कर दी है कांग्रेस ने। उनको उनकी तैयारी मुबारक। पिछली बार किसान कर्ज माफी के वादे पर कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाई थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि विंध्य अंचल में उसका कर्ज माफी कार्ड नहीं चला। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस किसानों को आधार बनाकर अपनी बिसात बिछा रही है। पिछले 1.5 महीने की ही बात करें तो कांग्रेस किसान मुद्दे पर 9 बार आंदोलन कर चुकी है। क्या किसान के आश्रय ब्राह्मण बाहुल इस अंचल में कांग्रेस फिर अपना जनाधार बना पाएगी? 23 के चुनाव में अभी लंबा वक्त है। तब तक क्या कृषि कानून और सम्मान निधि जैसी योजनाओं से बीजेपी किसानों का मन बदल पाएगी? इसका इंतजार रहेगा। वासु चोरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है 18 का सबक बिखेरेगा चमक। बिल्कुल ठीक बात है कि 18 से सबक लेने वाली पार्टी निश्चित तौर पर बीजेपी रही। इसके पहले बाय इलेक्शंस की हम बात करें और उसने उन तमाम कमजोरियों को दूर करने की कोशिश की और उसका नतीजा भी बेहतर रहा। लेकिन अब बारी कांग्रेस की है, जिसने 18 में भले ही बीजेपी की तुलना में ज़्यादा सीटें हासिल की, लेकिन वो सरकार लंबे समय तक नहीं बना पाई अपने आंतरिक विरोध और बीजेपी की चतुर रणनीति की वजह से। लेकिन अब ये मौका है उसके पास कि उपचुनाव में जो उसका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, वो उसको भी पीछे छोड़े और ये बताए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भी जनाधार है और वो फिर वापसी कर सकती है, भले ही ये नगरीय निकायों का चुनाव हो, नगर की सरकारों का चुनाव हो। चुनौती आसान नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई इम्पॉसिबल टास्क है, कठिन टास्क है। लेकिन बीजेपी के रहते ये चुनौती ज़रूर है कि बीजेपी का मजबूत काडर कांग्रेस के लिए हमेशा चुनौती बनता है और बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ये बात हमेशा मानते हैं कि उनकी भिड़ंत बीजेपी से नहीं, बीजेपी के मजबूत संगठन से है। आज इसी पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, पार्टी के नेशनल स्तर पर टीवी पैनलिस्ट और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन। बहुत स्वागत है डॉक्टर वाजपेयी। योगेश यादव जी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, सेवा दल मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जगदीश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं।
जगदीश जी, पहली टिप्पणी आपकी, किस तरह आप नगरीय सरकारों के लिए छिड़े संग्राम को दोनों पार्टियों के बीच में देखते हैं? कांग्रेस भी तैयारी में जुटी हुई है, बीजेपी की तैयारी तो वो तो हमेशा ही चुनाव के लिए तैयार रहने वाली पार्टी है, फिर भी इस बार क्या आपको लगता है कि 2018 बीच में आए बाय इलेक्शंस, इसकी तुलना में कांग्रेस कुछ संभल कर बेहतर फैसलों के साथ मैदान में उतरेगी? क्योंकि असफलता से अच्छा कोई टीचर नहीं है, और वहीं बीजेपी के लिए भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत सुखद है। 2018 के कड़वे अनुभव उसके साथ भी हैं, और गलती वो भी नहीं करना चाहेगी कि कांग्रेस को 2023 के लिए कोई मजबूत आधार इस नगरीय निकायों के चुनाव में मिल जाए। क्या कहेंगे आप? जी जगदीश जी। शरद जी, पहली चीज तो ये कि ये जो चुनाव होने हैं, नगरीय निकाय चुनाव, ये आप मान के चलिए कि ये 2023 का लिटमस टेस्ट होंगे कहीं ना कहीं। पहली बात, भले ही राजनीतिक दल ये कहें कि ये स्थानीय मुद्दों पे होते हैं, या निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे इसमें असरकारक होते हैं, लेकिन बड़े शहरों के जो चुनाव हैं शरद जी, बड़े शहरों के वार्डों के जो चुनाव हैं, ये विशुद्ध रूप से सिर्फ राजनीतिक दलों पर होते हैं, और कैंडिडेट की उसमें छवि भी मायने रखती है, लेकिन सबसे ज्यादा मायने रखता है कि पार्टी का टिकट किसको मिला है। चूंकि सबसे बड़ी चीज जो है वो है कि कांग्रेस और भाजपा मध्य प्रदेश में चूंकि कोई तीसरे दल का कोई अस्तित्व इतना ज्यादा है नहीं, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही चुनाव होने हैं, तो मुद्दे अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के जनाधार पर बड़े शहरों में फैसला होना है। और यही वजह रही, आपने देखा हो कि जो आज से 5 साल पहले चुनाव हुए थे, उसमें 16 के 16 नगर निगम जो है बीजेपी ले गई थी, पूरी तरह क्लीन स्वीप बीजेपी ने कर दिया था, और 60% 99 नगर पालिकाओं में से करीब 48 नगर पालिकाएं भी उसने अपने कब्जे में कर ली थी जी। तो सबसे, और बीजेपी का संगठन निश्चित रूप से मजबूत है, जो आप कह रहे हैं कि संगठन पर लड़ाई है, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो बीजेपी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत पिछले 1 साल में हुई है, वो दिक्कत है जो ये कि अब ग्रास रूट लेवल पर संगठन के नेताओं में जो मतभेद उभर गए हैं, सत्ता को लेके, सत्ता पार्टी की सत्ता में आने के बाद जो मतभेद उभरे हैं, उन मतभेदों को वो कैसे कम करें। हालांकि पार्टी के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि संगठन की पार्टी है, लगातार कमियों को दूर करते रहने की वो कोशिश करती है, और यही वजह है कि लगातार बैठ के उनकी चुनाव संचालन समिति की चल रही हैं, उप समितियां बन रही हैं, अब जिलों में संचालन समितियां बननी हैं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के लिए ये चुनाव इसलिए ज़्यादा दिक्कत का काम देंगे कि प्रदेश में जब बड़े लेवल पर टिकट बंटते हैं, विधायकों के टिकट बंटते हैं और मेयर के टिकट बंटते हैं, तब आप विरोध को थाम लेते हैं, आप बागियों को थाम लेते हैं, लेकिन छोटे चुनाव में शरद जी बागियों को थामना इतना आसान नहीं होगा। और मुझे जो लगता है कि अगर बीजेपी की सबसे बड़ी अगर चुनौती है, संगठन बहुत मजबूत है, निश्चित रूप से सत्ता के रथ पर पार्टी सवार है, लेकिन वो अपने बागियों को कैसे थामेगी, ये सबसे ज्यादा चुनौती बीजेपी को ही शरद जी झेलना है। कांग्रेस तो सत्ता से गई है, खुद को फिर से तैयार कर रही है, तो वो बहुत ज्यादा पाने की इच्छा नहीं करेगी, टक्कर पे आने की जरूर करेगी कि वो 50-50 का आंकड़ा तय कर ले, लेकिन बीजेपी जो सोच रही है उसके लिए सब कुछ इतना आसान होगा, ये मुझे अभी फिलहाल तो संभव नहीं लगता। शरद डॉक्टर वाजपेयी, बॉटम लाइन जो जगदीश जी की है वो यही है कि बागियों के विद्रोह को थामना, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं सतह पर होंगी, और विधायक और सांसदों की तरह नाराज़गी को कंट्रोल करना उतना आसान किसी भी पार्टी के लिए, आपके लिए ही नहीं। और उन्होंने एक इशारा ये भी किया कि प्रत्यक्ष ना सही, इनडायरेक्टली आपके यहाँ कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग या असंतोष जैसी परिस्थितियाँ हैं, ऐसा भी जगदीश जी का कहना है। देखिए, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात शरद जी आज ये है कि जब अभी समय भी है, आचार संहिता लगेंगी और सब होगा, ऐसे वक्त में बंसल न्यूज़ के माध्यम से ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, और आप और जगदीश जी जैसे लोग समालोचक जो हैं वो उन चुनौतियों को बता रहे हैं, और वाकई में ईमानदारी से बता रहे हैं। मैं बहुत ध्यान से आप दोनों को सुन रहा हूँ, जो हमारे लिए आवश्यक हैं उनकी तरफ देखना। तो आपका टाइटल ही जो है उसी में सूत्र छुपा है कि 18 का रिफ्लेक्शन 23 की चमक के लिए, और बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज की परिस्थिति में बहुत अच्छे तरीके से जगदीश जी ने भी सारी चीज़ों को बोला है, और मैं चूंकि प्रबंध समितियों में चुनाव के उपचुनाव के अभी रहा भी हूँ, तो मैं इस बात को जरूर कह सकता हूँ पार्टी की ओर से कि पार्टी बहुत अच्छे से जो चिंतन आपने बिंदु लिए हैं, उन बिंदुओं के ऊपर अच्छे से विचार कर रही है। हम सफल असफल कितना होते हैं तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, जोन ऑफ कंसिडरेशन में ये सारी बातें हैं जो आप दोनों मूर्धन्य पत्रकारों ने जिस बात को रखा है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, वो ये है कि शरद जी 100 विधायक लगभग का विपक्ष है,
18 के पश्चात। तो हम नगर निगम चुनाव आप मान के चलिए वो हम बहुत अच्छे से जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप दोनों भी इस बात से सहमत हो सकते हैं, क्योंकि वो बड़े चुनाव होते हैं, महानगरों के चुनाव है, और उसमें लगभग हम पुराना परफॉर्मेंस अपना रिपीट करेंगे। जैसे ही आप नगर पालिकाओं की ओर आते हैं तो नगर पालिकाओं में कई नगर पालिका विधानसभा केंद्रित हैं शरद जी यहाँ पे, और 100 विधानसभाएं मोटे मोटे तौर पर मैं संख्या ले रहा हूँ ऐसी हैं जो विपक्ष के पास हैं। तो स्वाभाविक है कि उन विधानसभाओं में जो विधायक है वो कांग्रेस का रहने वाला है। तो और नगर की या नगर पालिका होती है, आप तो समझते ही इस बात को। तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर हम विपक्ष की तरह हमको सामने आना पड़ेगा। तो ये जो 100 लगभग नगर पालिकाएँ यदि हम इक्विवेलेंट करके मान लें, उस पर हमको एक स्पेशल स्ट्रैटेजी रख के योजना बनानी पड़ेगी, टारगेट करना पड़ेगा, वहाँ के विषय, वहाँ का प्रस्तुतिकरण, उस सबको लेते हुए। अब तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, नगर पंचायत तो ठीक है, वो आप लोग सब समझते हैं, मैं उस पर नहीं आना चाहता, वो बड़ी संख्या में है, उसके परिणाम भी हमारे उसमें आ जाएंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव जो आज की डेट में दिखता है, शायद आप लोग उसको एंडोर्स करेंगे, कि आज देखिए दोनों मुख्यालयों के ऊपर, पीसीसी मुख्यालय पर भी इसके लिए बैठक हुई और भाजपा में भी हुई शरद जी। और आपने ये देखा होगा, जगदीश जी ने भी देखा होगा कि दोनों मुख्यालय में हुआ क्या। तो एक जगह थोड़े से गड़बड़ लठ चल गए, एक दूसरे की मारपीट हो गई, और एक जगह आपको यहाँ तक नहीं पता लग पाया होगा कि एक्चुअली में किन मुद्दों पे बहुत सघनता से चर्चा हुई। मोटा मोटा तो आपको पूरी जानकारी है, क्योंकि विषय ही वही रहते हैं, आपका लंबा अनुभव है तो आप जानते ही हैं। तो ये हमारी कार्य पद्धतियां हैं। तो यदि आप सूत्र आज ओपन भी कर देंगे शरद जी दोनों मिलकर, तो उस पर चलने की हिम्मत तो रखना होगी ना जी। तो दलों के सामने सफलता के कोई कठिन सूत्र थोड़ा ना हुआ करते हैं। कठिनता तो उस पर जो चल लेता है, हिम्मत दिखा लेता है। और मैं आपको वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो नेता, वो नीति और वो नियत रखेगी कि हम आपके बताए इन सूत्रों पर चल के बहुत अच्छे सफलता प्राप्त करेंगे। योगेश जी, जो बातें हैं वो डॉक्टर हितेश वाजपेयी की हैं, वो आज का जो घटनाक्रम है, मैं ये नहीं कहता उसके निहितार्थ क्या है, लेकिन ये सच है कि आपके यहाँ विवाद का मंजर जो है वो सरेआम हुआ, और बीजेपी में जैसा होता है कि बैठकों में क्या तय हुआ, क्या बात हुई, सब बहुत शांति से संपन्न हुआ। लेकिन आप कह सकते हैं कि आपके जोश को इसी तरह आप अपनी पार्टी में रिफ्लेक्ट करते हैं, अपनी ताकत को भी आप इसी तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। किस तरह आप देखते हैं क्या, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने भी इसको माना है कि 18 की गलतियां बीजेपी को नहीं करनी है, तभी वो 23 में फिर चमकेगी। और ये आपके लिए भी यही सूत्र है कि 18 में सरकार बनाने के बाद भी गलतियां, और उसके बाद उपचुनाव में गलतियां, और अब गलतियां अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। अगर अब गलतियां हम करेंगे तो फिर अस्तित्व के संकट की तरफ बढ़ेंगे। जी जी शरद जी, राजनीति का एक चरित्र सामने आया है। उसका मूल कारण यह है कि आजकल जो संप्रेषण की शक्तियां बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो। हमारे पास सूचनाओं का जो माध्यम हो गया वो इतना फास्ट हो गया, इसके कारण किसी भी अवधारणाओं को तय नहीं किया जा सकता। अब अवधारणाओं को ध्वस्त होते हुए मैंने देखा है, और अवधारणाएं इतनी जल्दी ध्वस्त होती है कि ये कयास, ये काडर पार्टी है, ये बहुत कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ऐसे कुछ भी आप अनुमान नहीं लगा सकते। इससे पहले भी कई बार फील गुड के अवधारणाओं को ध्वस्त होते हुए मैंने देखा है। जहां तक अभी जो स्थिति वर्तमान संदर्भ में, स्थिति सामयिक संदर्भ में आप देखें तो जिस तरीके से व्यक्ति का, मतदाताओं का, नागरिकों का भाव परिवर्तन हुआ, मस्तिष्क परिवर्तन हुआ, मैं सोचता हूं कि डॉक्टर वाजपेयी भी इस बात को आश्चर्यचकित होंगे कि अभी आप पंजाब के चुनाव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से जमानत जब्त हुई है, तो आप अवधारणा लेके नहीं चल सकते कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी देश की पार्टी है, काडर पार्टी है, बड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो कुछ भी राजनीति में संभव है, और कांग्रेस का जो मूल मंत्र है, कांग्रेस एक विचारधारा पर, एक अपने पद पर चलती है। राजनीतिक जो चौसर की चालों के अलावा उसकी एक नीति है, उसका एक सिद्धांत है, उस पर वो कभी विचलित नहीं होती है, ना दाएं देखती है ना बाएं देखती है, और उसी के कारण हमारी सफलताओं का आधार बनती है। जहां तक नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, तो मैं स्वयं आपको अपना व्यक्तिगत आत्मानुभव बता रहा हूं। मैं जी
चलिए मैं रिएक्शन लूंगा पहले। हाँ डॉक्टर हितेश वाजपेयी को जोड़ना चाह रहे हैं। जी यादव साहब की कि देखिए चलिए आपने पंजाब का उदाहरण दिया जहां हम लोग लड़ते ही नहीं हैं, अब हम लड़ना शुरू कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप पुडुचेरी उठाकर देख लीजिए, वहां पर भी आपका वही हो रहा है कि बनी बनाई सरकार जारी। मैं बार बार इंगित ये कर रहा हूं, देखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कांग्रेस की जो रिफ्लेक्शंस हैं कांग्रेस के, भाई दोनों प्रतिस्पर्धी दो ही हैं, बाइपोलर हैं। एक चलने की कोशिश कर रहा है, गलतियां नहीं कर रहा है, और एक लगातार कर रहा है। एक के नेता 24 घंटे यहाँ बैठे रहते हैं, विषयों को एड्रेस कर रहे हैं, चाहे कार्यालय हो चाहे फील्ड में शिवराज जी हो। वहीं पर हम कमलनाथ जी को देख रहे हैं, वो नहीं समय दे पा रहे। वो क्यों नहीं दे पा रहे? फिर दोनों तीनों पद उन्हीं में निहित आज भी हैं, तो मुख्यालय व्यवस्थित नहीं है। तो ये इन ऐसे दल को जब ऐसे वीडियोस आएंगे, ऐसे कार्यकलाप आएंगे, तो आप खुद बताइए शरद जी, जनता के बीच में वो साख अर्जित कैसे करोगे आप? ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ना। मैं नहीं कह रहा आप विषय लेके नहीं जाएंगे, लेकिन इसी की तो प्रतिस्पर्धा होनी है कि कौन सा दल आपको व्यवस्थित दिख रहा है। हम सरकार में भी हैं, और कौन से नेता व्यवस्थित दिख रहे हैं, एजेंडा के साथ आते हैं और एक सुर ताल प्रॉपरली कर आते हैं। और एक जो है वो डिसऑर्डर्ड हाउस है, चाहे नियुक्तियों के संदर्भ में हो चाहे व्यवस्था। इसीलिए देखिए आपने तो बना ही ली थी ना सरकार मध्य प्रदेश में भी, पर आपके ही विधायकों की वजह से चली गई ना साहब। तो यू हैव टू अगेन, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर आज भी जीवित है कि आपको अपना हाउस ऑर्डर में आज भी करना है। ये एक बड़ा चैलेंज तो है निश्चित तौर पर, लेकिन कांग्रेस क्या ये समझी नहीं होगी बातें, ये बड़ा मसला है। एक चीज और लग रही है मेरे को भी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी जी, मुझे पूरा जो व्याख्यान डॉक्टर वाजपेयी का आया सामने, उसमें एक बात मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि उनकी चिंता कांग्रेस को लेके बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि वो कांग्रेस को लेके ज्यादा चिंतित हैं कि कांग्रेस में संगठन क्यों मजबूत नहीं है और कांग्रेस में क्या क्या होना चाहिए? तो लेकिन वो तो होना ही चाहिए जगदीश जी कि कांग्रेस को लेके 2018 का उदाहरण उन्होंने माना है कि 2018 को देखकर हमें चिंतित होना ही चाहिए। जी जी जी, नहीं वो कांग्रेस को लेकर चिंतित है, अपने संगठन से चिंता नहीं है उनकी। कांग्रेस का संगठन क्यों कमजोर हो रहा है, इस पे भी उनकी चिंता है। सर हमारे संगठन की कमियां जो आपने बताई, मैंने स्वीकार कर लिया, उस पर हम काम कर रहे हैं। और जो कांग्रेस है वो काम नहीं कर रही है, ये मैं बस निवेदन कर रहा हूँ। जी बोलिए बोलिए योगेश जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? जी जी। शरद जी, मैं डॉक्टर वाजपेयी को धन्यवाद देता हूं कि आपका महाज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन कांग्रेस की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और कमलनाथ जी कितने फील्ड में हैं कितने नहीं हैं, ये आप भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना करें। जिस फील्ड में वो कार्य कर रहे हैं, कि शायद मुझे लगता है कि आपके नेता भी विचलित हैं, जिस जगह वो जा रहे हैं, जहां जहां सभाएं लेनी है। और कांग्रेस की एक नीति होती है साहब, प्रचारिक तरीके से नारों की सरकार, नारों का कांग्रेस संगठन नहीं है। कांग्रेस में कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं, विजय सिंह जी क्या कर रहे हैं, हमारे अन्य नेता अरुण यादव, सुरेश पचौरी जी, और जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है, तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। या तो आप चिंतित हो रहे हैं या आप भयभीत हो रहे हैं। और यदि आप में भय कायम है आप में, तो आप ये अवधारणा लेकर भ्रम की स्थिति के साथ हम घर में बैठे हैं, परिणाम बता देगा साहब कि कौन घर में बैठेगा कौन घर में बैठेगा, ये आने वाला समय बता देगा। कांग्रेस की अपनी तैयारियां है, अपना नेटवर्क है, हमारे पर्यवेक्षक जा रहे हैं, और इसको प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीति अवधारणाएं और अपने कार्य करने की शैली है, जिस पर हम निरंतर बढ़ रहे हैं। हम पराजित नहीं हुए थे। आज देखिए सर, जिसका जवाब नहीं दे रहे आप। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर वाजपेयी, हम पराजित नहीं हुए, हम प्रताड़ित हुए हैं। सर क्या हुआ कार्यालय में, बता तो दीजिए आज। और प्रताड़ित होना पराजित होने से बहुत अंतर है। 2018 में हमारे को पराजय प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन हम आगाह कर रहे हैं आपको कि हमें आगाह कर रहे हैं, गलतियां आप कर रहे हैं सर, आगाह हमें कर रहे हैं। चलिए जगदीश जी कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, योगेश जी, फिर मैं डॉक्टर वाजपेयी की तरफ आऊंगा। जगदीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जगदीश जी बोलिए। बोलिए सर, जल्दी संक्षेप में सर। जी जी। हाँ, मैं केवल और केवल योगेश जी से कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आज भी मध्य प्रदेश में, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, 150 साल पुरानी पार्टी है, इसका समर्थक भी गांव-गांव में है और जनता की नब्ज भी इसके नेता पहचानते हैं। लेकिन योगेश जी, एक बात से मेरी आपको सहमत होना पड़ेगा, हो सकता आप ना हो, लेकिन एक पत्रकार के नाते मैं कांग्रेस के साथ, मैं कोई न कांग्रेस के विपक्ष में खड़ा हूं, लेकिन आप जनता की नब्ज भी पहचानते हैं, लेकिन क्या वजह है कि कार्यक्रमों को, नीतियों को या कार्यकर्ताओं को जितने नीचे लेवल तक जाना पड़ता है,
वो शायद उतने नीचे लेवल तक नहीं जा पाते। उपचुनाव कम से कम मुझे इसी को करते दिखा। उपचुनाव में मैंने कई जगह का दौरा किया, कई जगह में गया जहां आपकी पार्टी जीतते जीतते चुनाव हारी है। कम से कम मतलब कांग्रेस के नेताओं को योगेश जी इस पर मंथन करना चाहिए। संगठन पुराना है, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन जिस ग्रुप नीचे लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जब काम होना होता है, शायद वो काम कहीं ना कहीं परीक्षा के समय पीछे छूट जाता है। और यही वजह रही कि जब उपचुनाव में मैं गया तो 10 दिन पहले की जो स्थिति थी वो 2 दिन बाद और 8 दिन बाद वो स्थिति नहीं बची। पार्टी को इस पे जरूर कहीं ना कहीं आप इस बात को पार्टी फोरम पे रखिए, इस पे मंथन होना चाहिए योगेश जी। 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण आपने कही हैं जगदीश जी। 2 चीज़ें मुझे, एक चीज़ मैं कहूँगा, एक शायद मेरे मन की बात थी वो भी मैं कहने की कोशिश करूँगा, इसलिए 2 चीज़ें बोल गया मैं। आपने बहुत अच्छा कहा कि फिनिशिंग टच की ज़रूरत है कांग्रेस को। आप बहुत अच्छा कैंपेन खड़ा करते हैं, अच्छे प्रत्याशी जी, मैं वही कह रहा हूं कि जहां ये 17-18 सीटों पे जीतते दिख रहे थे, अंत आते आते 9 सीटों पे फिनिशिंग टच की जरूरत है। और दूसरा, कांग्रेस को चुनौती कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए साथियों से नहीं है, जो कांग्रेस में रहते हुए जिनका उन्मुखीकरण, माफ कीजिएगा ओरिएंटेशन मुझे बोलना चाहिए, बीजेपी की तरफ है, वो ज्यादा खतरनाक है। जो पार्टी में रहकर जाने अनजाने में बीजेपी की मदद करते हैं सर, वो ज्यादा बड़ी चुनौती, क्योंकि जो आ गए डंके की चोट पे वो मत कर देना सर उनके नाम के, बस थोड़े दिन और। जी, लेकिन डॉक्टर वाजपेयी आपने भी ईमानदारी से, वाजपेयी आप खुलासा कीजिएगा ना। आप नहीं सर, थोड़ा चुनाव और जीत लीजिए हमको। भ्रम के वक्तव्य हमें पसंद नहीं है, भ्रम के वक्तव्य इसमें कोई बात मजबूत नहीं रहती। आप खुलासा, आप ऐसा कह रहे हैं कि जैसे हमारी लिस्ट आपके पास तैयार खड़ी हुई है। बताइए ना, हमारे पास तो कलदार है, बताइए आपके, आपका एक दावा करने लग जाए कि आपके 25 विधायक को कांग्रेस में आने के लिए बैठे हुए। योगेश जी, ये मैं रिएक्शन ले लेता हूं डॉक्टर वाजपेयी का। डॉक्टर वाजपेयी, बड़ी चुनौती जो आपके सामने भी है वो ये है कि आपके यहाँ एक आकांक्षी वर्ग तैयार है जो अपना 15 सालों और अब 17 सालों से वो देख रहा है कि बीजेपी में उसकी पारी कब आएगी, और ये बिल्कुल जेन्युइन है। उसका समायोजन करना पार्टी के लिए 18 में बड़ी चुनौती है और 21 में भी बड़ी चुनौती। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसको मैं एक लाइन में ऐसे देखता हूं शरद जी कि देखिए, जो दल सरकार में होता है और लंबे समय से होता है, स्वाभाविक है उसके लिए बड़ी चुनौती होती है चुनाव में जाना और पुनः जीत कर आना। और 18 में भी यही हुआ, हमको सबसे ज्यादा वोट मिले सर, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष के सांसद विधायकों की संख्या बढ़ गई, इसमें कोई दो मत नहीं, लोकसभा में फिर मिले। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमको अपनी अप्रोच में सुधार करना है, और हमारे नेता इसी में लगे हुए हैं। और जैसा जगदीश जी ने बोला, हमने उपचुनाव में ध्यान दिया है जगदीश जी, मतलब केवल कांग्रेस से गड़बड़ हो जाने से दूसरा नहीं जीत जाएगा, उस गड़बड़ को एनकैच कराने वाला भी तो कोई चाहिए ना साहब। यदि 22 विधायक कहीं जा रहे हैं तो ये बात सच है, कहीं आ भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दूसरे को भी थोड़ा सा क्रेडिट दीजिए सर। तो मेरा मानना यह है कि आकांक्षी सत्ता के अंदर भी हैं, संगठन में भी हैं, और बहुत बड़ी आकांक्षा अपेक्षा है शरद जी। आप याद रखिए 9-10 महीने का ये जो कार्यकाल, 10 महीने का कम से कम कोविड का रहा है शरद जी, तो जनता में भी एक क्रेविंग है कि जो रुक गया था वो फिर से चलेगा क्या, जो थम गया था, जो लोगों का नुकसान हुआ है साहब, ऐसा नहीं है नुकसान हुआ है बहुत लोगों का, निजी स्तर पे हुआ है शरद जी, तो क्या वो सब चीजें पटरी पर आएंगी? और शनय शनय जैसे जैसे पटरी पर आ रही हैं तो स्वाभाविक है जो सत्ता में है उससे अपेक्षाएं ज्यादा हैं। और कांग्रेस के दौर को देखते हुए जिस प्रकार से उनसे सत्ता नहीं संभली, जो सब एपिसोड हुए मैं उसमें नहीं जाना चाहता जी, भाजपा से डबल अपेक्षाएं, तो डबल अपेक्षाएं साहब दोनों कंधों को झुकाती भी है। तो हमको अपने शरीर को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, उस वजन को, उस वहन को, उस दायित्व बोध को वहन करने के लिए भी तैयार करना है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज का ये कार्यक्रम हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिशाबोध जैसा है। आप जैसे दोनों लोगों ने जो बातें रखी हैं, और हम करेंगे, मैं तो यहाँ आपके सामने वादा करके जा रहा हूँ कि हम लोग करेंगे इस बात को, और वही हमने दिन भर किया है। हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा देखने में इस प्रकार का, तो हम इसको करेंगे। तो आपने जो कहा है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसीलिए त्रिशूल की जैसे भावना मुरलीधर राव जी ने उज्जैन में भी व्यक्त करी थी कि भाई 3 ऐसे फल हैं जिससे कि आप जन अपेक्षाओं के विरुद्ध खड़ी ताकतों को परास्त करते हो और उनका धारण करते हो। एक जनप्रतिनिधि,
जो है वो अपना आचरण, अपना व्यवहार लोगों के बीच, जो आपने भी कहा, लोगों के बीच जाना चाहिए, वो करना चाहिए। दूसरा, हमारे जो सत्ता के प्रतिनिधि हैं यानी कि मंत्रीगण हैं, उनने भी फील्ड में रहना होगा और जाना होगा। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, संगठन के पदाधिकारी। तो मुझे लगता है इन तीनों की ताकत पर और इनके समन्वय से, कोऑर्डिनेशन से हम नगरीय निकाय में अच्छा कीर्तिमान। योगेश जी वक्त कम है, संक्षेप में जी। शरद जी, मध्य प्रदेश के दुर्भाग्य को आप छीन नहीं सकते हैं। जो 1 वर्ष का जो कार्यकाल जो अभी आपने बीता हुआ देखा, कोरोना के दौरान किसानों के साथ हुई घटनाएं, प्रशासनिक तौर पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश गर्त में जा रहा है, तो आपके जितने भी नियम हो, चाहे आप जनता के प्रतिनिधि हो, कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जा रहे हैं जनता के बीच में, किन बातों का सामना करना पड़ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यही हम अवधारणाओं को ध्वस्त होते हुए देखेंगे। आपके पास क्या है? नहीं, अब आप बताते हैं ना, केवल हमें नहीं सर, अब मैं माफ कीजिए, डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। केवल हमको गाली देंगे योगेश जी, मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। बहुत धन्यवाद योगेश जी, धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, धन्यवाद जगदीश जी। ये बड़ा सवाल ज़रूर है कि जब आप जीवन में, पार्टी में, संगठन में, चुनाव में आपकी सफलता आपसे कुछ दूर हो जाती है या काफ़ी दूर हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? एक रीसेंट बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया का, जब उस टेस्ट में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट था और जिसमें भारत बहुत पीछे खड़ा नज़र आ रहा था, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने भारत के एक बॉलर ऑलराउंडर अश्विन से कहा कि अब इंतज़ार नहीं होता अगले टेस्ट का, यानी यहीं पुलिंदा बांध दें हम आपका और आप चलिए। अश्विन का जवाब था कि मैं भी यही सोचता हूँ कि शायद जब आप भारत आएंगे अगले साल तो आप कैप्टन नहीं रहेंगे। छींटाकशी शायद एक बड़ी ताकत कई बार बन सकती है, ऐसा माना जाता है, लेकिन जो लोग अपने गुस्से को एक रचनात्मक स्वरूप देते हैं और अपनी ताकत में गढ़ने में उसका इस्तेमाल करते हैं, वो एक बड़ा काम रचते हैं। ये हर उस व्यक्ति को, संगठन को, शायद कांग्रेस को भी ये रेट्रोस्पेक्शन में ज़रूर जाना चाहिए। और ये बीजेपी के लिए भी रेट्रोस्पेक्शन है कि आप सफल हों या असफल हों, आप अपने प्रतिद्वंदी के प्रति किस तरह का नज़रिया रखते हैं। दांत पीसते हुए उस पर प्रहार करते हैं या मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दोस्त अपने को ताकतवर बनाओ, मुकाबले में आओ, मज़ा आएगा, आपकी भी ताकत बढ़ेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। नज़रिया क्या होना चाहिए, मुझे लगता है कोई रहस्य नहीं है और ना हमें किसी को ये बताने की ज़रूरत है कि क्या रणनीति उसकी होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद एक बार फिर आप सभी पैनलिस्ट का। बने रहिए बंसल न्यूज़।